लोग पहले आलू और ब्रेड ये सब खाते थे, लेकिन अब सुबह के नाश्ते में भी मीट खाएंगे। बीमार हो गए, जिससे वेट लूज हो गया। लाए थे 15 किलो का, बचा 10 किलो का, मतलब खुद का ही घाटा हो गया। पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक काल से पहले भूमंडलीकरण की क्या स्थिति थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके आगे यानी 19वीं शताब्दी में 1815 से लेकर 1914 के बीच में भूमंडलीकरण की क्या स्थिति रही। वो कौन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारक थे जिन्होंने विश्व के पूरे स्वरूप को ही बदलकर रख दिया, भूमंडलीकरण के स्वरूप को बदलकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं। 19वीं सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन का जो भी स्तर रहा था वो मेनली 3 प्रवाहों की वजह से रहा था, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो चलिए उन 3 प्रवाहों के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला प्रवाह था वो था ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है कहीं एक जगह से दूसरी वस्तु को ले जाना, मतलब खरीदना बेचना। दूसरा जो प्रवाह था वो था लेबर का, यानी श्रम के रूप में इंसान एक जगह से दूसरी जगह गए। और जो तीसरा प्रवाह था वो था पूंजी का। लोगों ने खुद के देश में भी इन्वेस्ट किया और दूसरे दूसरे बाहर के देशों में भी निवेश किया। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें लगभग 6 टॉपिक से गो थ्रू करना पड़ेगा, और जिनमें से 3 टॉपिक को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड इकोनॉमी का फॉर्मेशन। उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यूरोप की कंडीशन को समझना पड़ेगा, और यूरोप में भी सबसे ज्यादा मेन ब्रिटेन की कंडीशन को समझना पड़ेगा। अब 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि ब्रिटेन में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, शहरों की संख्या बढ़ जाती है, यहां तक कि उद्योगों की संख्या भी बढ़ जाती है। और जब ये सब बढ़ता है तो लोग मतलब ज्यादा हो गए। अब ज्यादा लोग हैं तो वो खाने की ज्यादा डिमांड करेंगे ना, तो खाने की डिमांड भी बढ़ जाती है। खाने की जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। अब प्राइसेस ज्यादा हैं तो लाभ किसको होगा? जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा फसलें उगा रहे हैं, तो उनको बहुत सारा फायदा होना शुरू होगा। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो कॉर्न लॉ को इंपोज कर दे देश पर, जिससे कि विदेशी खाद्यान्न फसलें ब्रिटेन में ना आ पाए और उन बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनको ऐसे ही लाभ मिलता रहे। लेकिन कॉर्न लॉ के इंपोज होते ही दिक्कत होने लग गई किसको? इंडस्ट्रियलिस्ट को और शहरों में रहने वाले लोगों को, क्योंकि अब उन्हें सभी चीजें खरीद कर खानी थी और चीजों का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप कॉर्न लॉ वापस लो। तो गवर्नमेंट उनके प्रेशर में आके कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर देती है, जिसकी वजह से विदेशी खाद्यान्न फसलें जो है अब वो ब्रिटेन में आ सकती थी। विदेशी खाद्यान्न फसलों की कीमत ब्रिटेन के खुद के खाद्यान्न की फसलों की कीमत से कम थी, और इतनी सस्ती खाद्यान्न फसलों से ब्रिटेन के किसान कंपीट नहीं कर पाए और बहुत बड़े भूभाग पर खेती बंद हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान बेरोजगार हो गए। अब ये किसान या तो शहरों में शिफ्ट हो गए या फिर भाग खड़े हुए विदेशों में। अब इस कॉर्न लॉ के हटने से किसानों को एक फायदा भी हुआ। ध्यान से समझिए, किसानों ने क्या किया? किसानी छोड़ दी, लेकिन वो शिफ्ट हो गए किसमें? औद्योगिक कामों में। औद्योगिक कामों में उनको ज्यादा पैसे मिल रहे थे। दूसरी चीज, विदेशों से आ रहा था फसल जो कि सस्ता था, और उस सस्ती फसल को ये आसानी से कंज्यूम कर पा रहे थे, और इन्हें किसानी करनी भी नहीं पड़ रही थी। ये किस में काम कर रहे थे? उद्योगों में। वहां पे इनकी इनकम भी अच्छी थी। लेकिन ब्रिटेन को अपना पेट तो भरना है ना, इसी वजह से शुरू हो गया रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न यूरोप में क्लियरेंस ऑफ लैंड, यानी लैंड को, जंगलों को काटा गया और लैंड की सफाई की गई ताकि वहां पर खेती की जा सके और ब्रिटेन का पेट भरा जा सके। और इसी के चलते रेलवे नेटवर्क्स फैले, बड़े बड़े हार्बर्स बने, पोर्ट्स बने, जहां से कि चीजें एक जगह से दूसरी जगह आ सके आसानी से, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अब आप देख रहे होंगे कि जमीन क्लियर की जा रही है जिससे कि नई नई जगहें बस रही हैं, लेकिन वहां नई जगहों पर रहेगा कौन? तो यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो लैंड साफ किए गए थे वहां पर जाकर रहने लग गए। और देखा गया कि लगभग 15 करोड़ लोग यानी कि 150 मिलियन लोग लगभग माइग्रेट कर गए, सिर्फ इसलिए कि वो उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा। और 1890 आते आते तो उन्होंने जैसे पूरा सिस्टम सा ही बना लिया कि कोई भी टेरिटरी ऑक्यूपाई करो, जंगलों को साफ करो, रेलवे नेटवर्क और बाकी सारा नेटवर्क बिछाओ, लोगों को बसाओ, काम चालू। और इन कार्यों के लिए जो मजदूर लेकर आए जाते थे वो आमतौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के हुआ करते थे, और कैरिबियाई द्वीप समूहों के हुआ करते थे। और इसी तरह का एक बदलाव भारत में भी देखा गया। भारत में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पंजाब के एक क्षेत्र में जहां पर परती भूमि थी, यानी वो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, वहां पर नहरों का जाल बिछा दिया और पंजाब के ही अन्य स्थानों से लोगों को लाकर वहां पर बसा दिया, जिसको कि बाद में कैनाल कॉलोनी नाम से जाना गया, कैनाल कॉलोनी। और वहां पर ब्रिटेन ने कपास और गेहूं उगवाकर अपने निर्यात की इच्छा को पूरा किया। तो शुरुआत में ग्लोबलाइजेशन इन सभी वजहों से हुआ। एक डाटा दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 1820 से लेकर 1914 के बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड था वो 25 से 40 गुना बढ़ा था, और उसमें जो 60% चीजें थी वो थी कॉटन, गेहूं और मिनरल्स, यानी जिसमें कोल शामिल है सबसे मेन।
अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि उन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कहा था कि 3 तरह के फ्लो की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वो सही कह रहे थे। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ट्रेड, ब्रिटेन क्या कर रहा था कि औद्योगिक वस्तुएं खुद निर्मित कर रहा था और दूसरे देशों से खाद्यान्न फसलें ले रहा था, तो ये ट्रेड हो गया, ट्रेड का फ्लो। दूसरा, वो दूसरे दूसरे देशों से लेबर लाकर भर रहा था दूसरे देशों में, क्योंकि वो औद्योगिक कामों में ज्यादा लिप्त था, इस वजह से उसके पास पैसे भी बहुत थे, तो वो निवेश कर रहा था दूसरे दूसरे देशों में। तो ये तो था कि उस समय पर ग्लोबलाइजेशन की क्या स्थिति थी और किन कारणों से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। अब यहां पर हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए। उस टाइम पर जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे उनमें मेनली था रेलवे, दूसरा टेलीग्राफ, फिर तीसरा स्टीम वाले आपके पानी के जहाज बनने लग गए थे। तो ये सारे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे। अब इसमें जो सबसे क्रांतिकारी टेक्नोलॉजिकल चेंज आया था वो था रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन। होता क्या है कि 1870 से पहले अमेरिका से यूरोप में जो भी मांस आता है वो जानवर के रूप में ही आता था, यानी कि उसको काटकर नहीं भेजा जाता था, जिसके बहुत सारे कारण थे। पहला, जानवर बहुत ज्यादा स्पेस घेरते थे, ऐसे फैल के बैठे हुए हैं। फिर दूसरा, रास्ते में ही किसी एक की डेथ हो गई। फिर बीमार हो गए जिससे वेट लूज हो गया, लाए थे 15 किलो का, बचा 10 किलो का, मतलब खुद का ही घाटा हो गया। और तो और मीट वगैरह खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी, यानी उन जानवरों को खरीदना बड़ी बात, लग्जरियस बात मानी जाती थी। तो आम लोग जो है उसको खा भी नहीं पाते थे, क्योंकि उसको लाने ले जाने का खर्चा बहुत ज्यादा आया है, तो उसको महंगे दामों में बेचा जाता था। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए। अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स जब आ गए तो काट के मांस को सीधा नाव में भर दिया जाता था और वो लेकर चली जाती थी विदेशों में। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब से कट कट के मांस आने लगा, कहां पर? यूरोप में। और अब आम जन जीवन में भी लोग इसको यूज करने लग गए थे। कैसे? लोग पहले आलू और ब्रेड ये सब खाते थे, लेकिन अब सुबह के नाश्ते में भी मीट खाएंगे। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन फैला और उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या है। अब हम इसके डार्कर साइड को देखेंगे, यानी हम देखेंगे कि कैसे अपने फायदे के लिए बहुत से देशों ने दूसरे देशों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब उसी में बात करते हैं अफ्रीका की। आप अफ्रीका के मैप को देखिए, आप उसमें पाएंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे फुट्टा रख के उसको काट दिया गया है, मतलब बांट लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली हुआ भी यही है। जितने भी देश ये चाहते थे कि हम अफ्रीका के ऊपर कब्जा करें और वो पावरफुल देश थे, उन्होंने 1885 में बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बैठकर सच में फुट्टा रख के उन्होंने काट के बांट लिया उस देश को अपने आपस में। और सिचुएशन यहां तक आ गई कि 19वीं शताब्दी में फ्रांस और ब्रिटेन अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करने लग गए। बेल्जियम, जर्मनी, यूएसए ये कुछ और कॉलोनियल पावर के रूप में उभर कर सामने आए। और आपकी बुक में बॉक्स नंबर 2 दिया गया है जिसमें स्टैनले करके एक बंदा है जिसके बारे में बताया गया है। उसे भेजा गया यहाँ पर अफ्रीका में, और वो वहां पर जाता है हथियारों से लैस होकर, रिसोर्सेज से लैस होकर, बहुत सारे ट्राइब्स की मदद करता है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, मैपिंग कर लेता है, सर्वे कर लेता है रिसोर्सेज की, और वो जानकारी वो सभी उन कंट्रीज को दे देता है जो कि अफ्रीका के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ज्यादातर जो सर्वे करवाए जाते थे वो कॉलोनियल देशों की भले के लिए नहीं करवाए जाते थे, बल्कि उन पर कब्जा करने के लिए करवाए जाते थे, यानी कि वो यात्री भी अपने लालच में आते थे। तो यहाँ पर हमने 19वीं शताब्दी में ग्लोबलाइजेशन के बारे में जाना। चलिए इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसको शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। तो शुरू किया था हमने सबसे पहले 3 तरह के फ्लो के बारे में, जिसमें सबसे मेन ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल थे। अब वहां से हम शिफ्ट हुए थे किस पे? यूरोप में ब्रिटेन की स्थिति से को देखने के लिए, क्योंकि वहीं से फैला सब चीज। जैसे कोरोना कहां से फैला था मालूम है ना आपको? हाँ ठीक है, उसी तरह से ब्रिटेन से फैला था ग्लोबलाइजेशन। तो ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, शहर बढ़ रहे थे, लोग की डिमांड बढ़ रही थी, तो खाने का दाम बढ़ रहा था। कॉर्न लॉ इंप्रोव कर दिया गया, फिर उसको हटाया गया, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से ब्रिटेन बाकी देशों से जुड़ने लग गया। और उसके बाद हमने देखा था उसने पूरा सिस्टम ही डेवलप कर लिया 1890 में कि वो दूसरे टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करता था, वहां पर नेटवर्क अपना बनाता था, लोग को बसाता था, और फिर यही काम चालू, यानी कि वहां से अपनी खाद्यान्न के लिए फसलें जो है वो उगवाना शुरू कर देता था और अपनी जरूरतों को पूरा करता था। फिर यही चीज हमने देखा पंजाब में भी उसने कैनाल कॉलोनी बनाया, बट इसी पर्पज से बनाया था। और इन सब कारणों से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1820 से लेकर 1914 के बीच में ट्रेड जो है वो 25 से 40 गुना बढ़ जाता है, जिसमें 60% जो ट्रेड होता है वो किसका होता है? व्हीट, कॉटन और मिनरल्स जैसे चीजों का। फिर हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखे थे, जिसमें रेलवे, स्टीम शिप, टेलीग्राफ, लार्ज शिप्स, इन सब के बारे में देखा था। लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी चेंज था वो क्या था? रेफ्रिजरेटेड शिप्स। उसके बारे में भी हमने देखा। उसमें हमने ये जाना कि 1870 से पहले अमेरिका से जिंदा जानवर भेजे जाते थे, लेकिन जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गई, तो उसके बाद अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और यूरोप के भी कुछ हिस्सों से यूरोप को
कटे हुए मांस जो है वो जाने लग गया। और फिर हमने ग्लोबलाइजेशन के डार्कर साइड को देखा, जिसमें हमने देखा कि अफ्रीका को किस तरह से वो बांट लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुए कोलोनाइजेशन के कुछ और डार्कर साइड्स को देखेंगे कि कोलोनाइजेशन का भारत पर क्या इफेक्ट रहा। तब तक मौज करिए। जय हिंद।